हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। आज फाइनली बड़े दिनों बाद आप लोगों की क्लास का टाइमिंग चेंज हुआ है। चलो, तो स्टार्ट करते हैं, रिज्यूम करते हैं कैपेसिटर वाले पोर्शन से। लास्ट टाइम पर हम लोग बात कर रहे थे कंसेप्ट ऑफ स्पेरिकल कंडक्टर की, और स्पेरिकल कंडक्टर के लिए हम लोगों ने कैपेसिटी देखी थी 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर, राइट। और आज इनफैक्ट हमें बात करना है डिफरेंट टाइप्स ऑफ कैपेसिटर्स की, पैरेलल प्लेट, सिलेंड्रिकल, स्पेरिकल, 3 टाइप के क्लासिफिकेशन हमें स्टडी करने हैं। बट इससे पहले दिन की शुरुआत हम लोग करेंगे एक क्वेश्चन के साथ। ये क्वेश्चन सबसे पहले ट्राई करना है, जहाँ पर एक चार्ज हमने आपको नेगेटिव दिया है, एक चार्ज पॉजिटिव है, एक चार्ज नेगेटिव है। साइन कन्वेंशन का आपको थोड़ा सा यहाँ पर ध्यान देना पड़ेगा। ये ट्राई करो। बाकी स्टूडेंट्स भी एडअप हो ही रहे हैं धीरे धीरे। याद है ना लास्ट टाइम पर हीट वगैरह की बात हुई थी, हीट जनरेटेड, अमाउंट ऑफ हीट जनरेटेड, और किस तरह से चार्ज का रिडिस्ट्रीब्यूशन होता है। हमने आपको स्टोरी भी समझाई थी, बहुत इंपॉर्टेंट स्टोरी समझाई थी, किस तरह से चार्ज को रिडिस्ट्रीब्यूट करते हैं। रियल लाइफ एग्जांपल्स ही बताए थे, बस उसी को अप्लाई करो। क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए मिलेंगे एक्जैक्टली 180 सेकेंड्स। दो तीन लोगों के आंसर आ चुके हैं, बिल्कुल सही आंसर आए हैं। फर्स्ट पार्ट का एटलीस्ट आंसर तो आ गया है, क्योंकि फर्स्ट पार्ट में कैलकुलेशन इतना नहीं है। हाँ, ये है सेकंड पार्ट में थोड़ा कैलकुलेशन हो सकता है, थोड़ा टाइम कंज्यूमिंग हो सकता है। फर्स्ट पार्ट तो ईजिली हो जाएगा। अब धीरे धीरे सब लोग के आंसर आना स्टार्ट हो चुके हैं, बिल्कुल सही आंसर। 9 माइक्रोकुलम, जितना मुझे याद है, इसका आंसर आना चाहिए 9 माइक्रोकुलम के आसपास।
लाओ सॉल्व करके देखते हैं। दो मेटेलिक स्पीयर्स हैं, रेडियस 5 और 10 सेंटीमीटर। और इन पर चार्ज था 12 माइक्रोकूलम और -3 माइक्रोकूलम का। ये इनिशियल चार्ज है, मैं ब्रैकेट में लिख देता हूँ, दिस इज इनिशियल चार्ज। अब हम इनको एक वायर की हेल्प से कांटेक्ट में लाते हैं। ये देखो, ये वायर की हेल्प से कांटेक्ट में गया है। तो फाइनल चार्जेस क्या आएंगे, मैं मान लेता हूँ फाइनल चार्जेस हैं Q1 एंड Q2। ये क्या है, फाइनल चार्जेस हैं। अब सबसे पहले हम क्यू नेट देखेंगे, नेट चार्ज कितना है सिस्टम के पास। कल भी मैंने बताया था, सबसे पहले स्टेप में हमें नेट चार्ज देखना है। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ नेट चार्ज ऑन द सिस्टम। नेट चार्ज होगा 12 और 3 का रिजल्टेंट, ये होगा 9। याद है, 12 और ये -3, 9। नेट चार्ज आने के बाद Q1 कितना होगा, Q1 होगा, स्पीयर के लिए हमने कल ही पढ़ाया था, डायरेक्ट रेशियो ऑफ रेडियस, बस वैल्यूज ही रखनी थी। तो 5/5 + 10 इंटू क्यू नेट इज 9। तो Q1 आ रहा है 3। वैसे ही जैसे Q1 आया वैसे आप सॉल्व करके देखो, आपको दिख जाएगा Q2 कितना आएगा, 6। पर हमारा काम तो Q1 से भी हो जाएगा। देखो, इसको एक काम करते हैं, जो फर्स्ट पेयर है, ये जो फर्स्ट पेयर दिख रहा है आपको, ये वाला, इसको मैं बोल देता हूँ, लेट अस कॉल दिस पेयर एज स्पीयर ए। मान लो हम इसको बोलते हैं कि ये स्पीयर ए है। तो व्हाट इज द इनिशियल चार्ज ऑन स्पीयर ए। इनिशियल चार्ज ऑन स्पीयर ए वाज 12 माइक्रोकूलम। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ फाइनल चार्ज ऑन स्पीयर ए। इट इज 3 माइक्रोकूलम। पहले 12 था, अब 3 हो गया। तो 12 से 3 होने का मतलब चार्ज कितना फ्लो करेगा, 12 से 3 हुआ मतलब 9 का रिडक्शन हुआ, इसका मतलब दैट इज 9 माइक्रोकूलम ऑफ चार्ज फ्लोज फ्रॉम वेयर टू वेयर, फ्रॉम ए टू बी, ए से बी तक। ये तो फर्स्ट पार्ट की बात हो गई। अब अपन बात करते हैं बी पार्ट की। सिस्टम की इनिशियल एनर्जी निकालेंगे, Q1² / 2C1, Q2² / 2C2। Q1 कितना है, Q1 है 12 और Q2 है, ये लिख देता हूँ, Q1 है Q1 है 12, Q1 है 12 और ये है Q2, ये है C1, ये है C2। C1 C2 आपको पता है ना, कैलकुलेशन पार्ट है वो तो मैं ऑब्वियसली नहीं कर रहा हूँ क्योंकि आपको ही कैलकुलेट करना है उसको, C1 C2। और सिमिलरली व्हाट इज द वैल्यू ऑफ फाइनल एनर्जी ऑफ द सिस्टम। जो नया आपने चार्जेस निकाला है, नए चार्जेस आपने निकाले हैं ये। अब अमाउंट ऑफ हीट जनरेटेड का एक्सप्रेशन क्या होगा, अमाउंट ऑफ हीट जनरेटेड विल बी इक्वल टू द डिक्रीज इन एनर्जी ऑफ द सिस्टम। ये देखो, ये हो गया बी पार्ट सॉल्व और ये आंसर आना चाहिए। वैल्यूज रखनी है, बस वैल्यूज नहीं रख रहे, कैलकुलेशन रहेगा क्योंकि बस कंसेप्ट आपको पता है अब।
8 बी का आंसर हमें नहीं पता, वो तो कैलकुलेट ही करना पड़ेगा आपको। जो भी आंसर आएगा कैलकुलेशन पे वो फुल एंड फाइनल आंसर, इसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है। अब इम्पॉर्टेंट डिस्कशन। अब जो हमारा इम्पॉर्टेंट डिस्कशन होगा वो होगा रिलेटेड टू टाइप्स ऑफ कैपेसिटर्स। तो दो टाइप के कैपेसिटर्स हम लोग डिस्कस करेंगे। तीन टाइप के इनफैक्ट, तीन टाइप के कैपेसिटर्स हम लोग डिस्कस करेंगे। फर्स्ट वन इज टाइप्स ऑफ कैपेसिटर्स में, फर्स्ट वन इज पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, सेकंड इज स्पेरिकल कैपेसिटर, थर्ड इज सिलेंड्रिकल कैपेसिटर। पैरेलल प्लेट, स्पेरिकल एंड सिलेंड्रिकल कैपेसिटर। इसमें से आज हमारा फोकस, पूरा का पूरा फोकस होगा पैरेलल प्लेट कैपेसिटर पर। स्पेरिकल और सिलेंड्रिकल कैपेसिटर हम बहुत आगे जाकर डिटेल में डिस्कस करेंगे उनकी कैलकुलेशन, क्योंकि उससे इतना कुछ इम्पैक्ट पड़ता नहीं है। अभी हमारा पूरा फोकस होगा फर्स्ट कैपेसिटर, दैट इज पैरेलल प्लेट कैपेसिटर पर। नोट करने से पहले, नोट करवा देंगे उससे पहले थोड़ा सा एक बार देख लेते हैं, हल्का हल्का पहले समझ लेते हैं, उसके बाद हम एक साथ नोट करवाएंगे। देखो, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर बहुत सिंपल है फॉर्म करना। फॉर्म कैसे होता है? दो प्लेट्स होती हैं, दो कंडक्टिंग प्लेट्स होती हैं जो एक दूसरे के पैरेलल फेसिंग होती है। उन दोनों को एक दूसरे के पैरेलल फेसिंग रख देते हैं और इससे बनने वाले सिस्टम को हम बोलते हैं पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। बिल्कुल सिंपल कंस्ट्रक्शन है। देखो, ये डायग्राम में दिख रहा है, ये दो प्लेट्स दिख रही है आपको, ये ब्लू वाली प्लेट और सेकेंड रेड वाली प्लेट। दो कंडक्टिंग प्लेट्स होती है, बस आपस में एक दूसरे के पैरेलल रख दो। बस इतना इतना सिंपल कॉन्फ़िगरेशन सिस्टम को हम बोलते हैं पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। अब जब मैं इसको बैटरी से कनेक्ट करूंगा, हमने क्या करा, इसको बैटरी से कनेक्ट कर दिया, तो बैटरी क्या करेगी, बैटरी का जो नेगेटिव टर्मिनल होता है ना, वो इस प्लेट से चार्ज को खींच लेता है, और वो चार्ज खींच के कहाँ ट्रांसफर कर देता है, इस वाले प्लेट पे ट्रांसफर कर देता है। तो बताओ, जहां से चार्ज हम खींच रहे हैं, जहां से मैं चार्ज खींचूंगा वहां पे क्या आएगा, नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। चार्ज मैंने वहां से ड्रॉ कर लिया, पहले न्यूट्रल था, उसमें से मैंने चार्ज निकाल दिया, तो उस पर आ जाएगा नेगेटिव चार्ज। और जहां चार्ज ट्रांसफर हो रहा है उस पर आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज। तो बैटरी से कनेक्ट करने के बाद जिस प्लेट को आपने जिस प्लेट को आपने बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्ट करा है उस पर आता है प्लस क्यू चार्ज। जिस प्लेट को आपने बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्ट करा है उस पर आता है माइनस क्यू चार्ज। ये इसका सर्किट रिप्रेजेंटेशन समझते हो ना? जैसे रेजिस्टर के लिए होता है, वैसे ही कैपेसिटर के लिए सर्किट रिप्रेजेंटेशन होता है। रिवर्स क्या बोल दिया था हमने, सही तो बोला था कि बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल जो होगा वो चार्ज सप्लाई करेगा, और नेगेटिव टर्मिनल जो होता है बैटरी का वो चार्ज यहाँ से खींच लेगा, तो इस पर आ जाएगा माइनस क्यू, इस पर आ जाएगा प्लस क्यू। वही तो हमने बोला था स्टार्टिंग में भी कि एक पर आएगा प्लस क्यू, जो पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्टेड है उस पर आएगा प्लस क्यू, और नेगेटिव वाले पे आएगा माइनस क्यू। चलो, ये सर्किट रिप्रेजेंटेशन भी हमने समझ लिया। अब देखो, ओवरऑल अगर आप देखोगे तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ नेट चार्ज। कोई आपसे पूछता है व्हाट इज द वैल्यू ऑफ नेट चार्ज, तो ऑब्वियसली नेट चार्ज ऑन द कैपेसिटर इज जीरो। एक पे प्लस क्यू है, एक पे माइनस क्यू है, तो नेट चार्ज इज जीरो। बट ध्यान रहे, दोनों में डिफरेंस है। कभी कोई आपसे पूछे नेट चार्ज तो आप बोलोगे जीरो, बट कोई पूछता है व्हाट इज द वैल्यू ऑफ चार्ज ऑन द कैपेसिटर, तो वो आपसे पूछ रहा है कि दोनों प्लेट्स पे चार्ज का मैग्नीट्यूड कितना है। तो अगर आपसे बोलता हूँ चार्ज ऑन द कैपेसिटर इज 3 माइक्रोकुलम, तो समझ जाना पॉजिटिव प्लेट पर 3 माइक्रोकुलम का चार्ज है। तो कन्वेंशन वाइज हम लोग बोलते हैं चार्ज ऑन द पॉजिटिव प्लेट इज कॉल्ड चार्ज ऑफ कैपेसिटर। इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं क्यू से। और इन दोनों प्लेट्स के बीच में आने वाले पोटेंशियल डिफरेंस को हम बोलते हैं पोटेंशियल ऑफ द कैपेसिटर। इन दोनों प्लेट्स के बीच में आने वाले पोटेंशियल डिफरेंस को हम बोलते हैं पोटेंशियल ऑफ द कैपेसिटर वी। तो एक होगा चार्ज ऑन द कैपेसिटर और एक होगा पोटेंशियल ऑफ द कैपेसिटर। अब इसमें एक चीज और समझते हैं पहले। ये देखो, हमने एक बैटरी कनेक्ट करी, अब बैटरी कनेक्ट करने के बाद जो प्लेट पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्टेड है उस पर आएगा पॉजिटिव चार्ज, प्लस क्यू लिख देते हैं इसको।
जो प्लेट नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी से कनेक्टेड है उस पर आएगा नेगेटिव चार्ज, इसको लिख देते हैं -Q। ओवरऑल नेट चार्ज 0 है। अब मुझे बताओ इन दोनों के बीच में जो रीजन है वहाँ पे फील्ड प्रेजेंट होगी। सबको पता है कि इन दोनों के बीच में जो रीजन है यहाँ पे फील्ड प्रेजेंट होगी, वो फील्ड होगी फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज टू नेगेटिव चार्ज। अभी जो नेट फील्ड है, इन दोनों के बीच में जो नेट फील्ड है वो किसके कारण से है? एक तो ये ब्लू वाले चार्ज के कारण है और एक रेड वाले चार्ज के कारण है। ब्लू वाले चार्ज के कारण फील्ड कितनी होगी? सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट टुवर्ड्स राइट। इसको मैं काम करता हूँ, डायरेक्शन नीचे लिख देता हूँ, ये राइट में होगी। याद है सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट हम लोगों ने शीट के कारण फील्ड पढ़ी थी, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। फील्ड ड्यू टू चार्ज शीट है सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। अच्छा, वैसे ही जो नेगेटिव चार्ज वाली शीट है उसके कारण फील्ड कितनी होगी? वैल्यू वाइज तो इतनी ही होगी, और डायरेक्शन वाइज बताओ जरा, क्योंकि वो नेगेटिव चार्ज है तो नेगेटिव चार्ज की फील्ड अट्रैक्टिव। देखो पॉजिटिव चार्ज की फील्ड रिपल्सिव, पॉजिटिव चार्ज की फील्ड रिपल्सिव और नेगेटिव चार्ज की फील्ड में डायरेक्शन भी बना देता हूँ। देखो पॉजिटिव चार्ज की फील्ड रिपल्सिव आ रही है, देखो, और नेगेटिव चार्ज की फील्ड कहाँ आ रही है? देखो पॉजिटिव की फील्ड रिपल्सिव और नेगेटिव की फील्ड अट्रैक्टिव। केयरफुली देखो क्या हो रहा है, दोनों की डायरेक्शन मैच कर रही है, मतलब मैं दोनों का एडअप करूंगा तो एडअप करने पर नेट फील्ड क्या आ जाएगी? ये जो लिखा है ना इसको भी भूल जाओ, ये अपन अभी ड्राइव ही तो कर रहे हैं, इसको भूल जाओ अभी, इसको गायब कर दो, ये गायब हो गया। सिर्फ नेट फील्ड पे फोकस करो। नेट फील्ड होगी सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट। अच्छा, अब इन दोनों प्लेट्स के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा? पोटेंशियल डिफरेंस निकालना आता है? E इंटू डी। डी है डिस्टेंस, इसको भी मैं स्मॉल डी लिख देता हूँ, ये कैपिटल डी लिखा है ना, इसको स्मॉल डी कर देता हूँ मैं, स्मॉल डी को डिस्टेंस मान लो। स्मॉल डी इज डिस्टेंस बिटवीन द टू प्लेट्स। मैं डायग्राम में भी मार्क कर देता हूँ स्मॉल डी क्या है, डायग्राम में भी स्मॉल डी मार्क कर देता हूँ। स्मॉल डी है इन दोनों प्लेट्स के बीच में डिस्टेंस, ए है क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ प्लेट्स, ए है क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ प्लेट, स्मॉल डी है डिस्टेंस, ई है फील्ड। तो इन दोनों पॉइंट्स के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, याद आया? इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, रिलेशन बिटवीन फील्ड एंड पोटेंशियल, बहुत बढ़िया, गुड। V इक्वल टू ई इंटू डी, तो V कितना आ जाएगा? E इंटू डी। अब मुझे बताओ सिग्मा कितना होगा? सिग्मा होगा चार्ज पर यूनिट एरिया, सिग्मा होगा चार्ज पर यूनिट एरिया। V हो जाएगा इतना। थोड़ा मैनिपुलेट करो इसको, Q इक्वल टू कितना आएगा? देखो थोड़ा सा रीअरेंज करो, Q को V के टर्म्स में लिखो, ये मिलेगा। अब आपकी आंखों में आ जानी चाहिए गिद्ध चमगादड़ों जैसी चमक, ये देखते से ही आपकी आंखें भी बिल्कुल डिस्कवरी चैनल वाले गिद्ध चमगादड़ों की तरह चमकनी चाहिए। देखते से ही जब आपको ये दिख रहा है कि Q इक्वल टू सी वी वाला रिलेशन होता है, तो कंपेयर कर लो, वो ये टर्म जो V के साथ आ रहा है वो C होना चाहिए। तो अब हमारे पास एक बहुत ही ज़्यादा बेहतरीन इम्पॉर्टेंट काम का फॉर्मूला आ गया, C इज इक्वल टू, ये लो, C इक्वल, इसको अच्छा कर देते हैं थोड़ा और, C इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट A बाय डी, एक तरफा इम्पॉर्टेंट फॉर्मूला। यहाँ से देख सकते हो C इज प्रोपोर्शनल टू A, जितना ज़्यादा एरिया होगा प्लेट्स का उतना ज़्यादा कैपेसिटेंस बनेगा। बड़ी बड़ी प्लेट्स लो, बड़ी बड़ी प्लेट्स लो, क्या होगा बताओ? ज़्यादा कैपेसिटेंस बनेगा।
डिस्टेंस जितना कम रखोगे, प्लेट जितनी पास होगी उतना ज़्यादा कैपेसिटेंस बनेगा। डिस्टेंस जितना ज़्यादा रखोगे कैपेसिटर उतना कम होता जाएगा, वैल्यू उतनी कम होती जाएगी। अभी हमने इसमें इफेक्ट ऑफ मीडियम नहीं देखा है, आगे जाकर हम डाइलेक्ट्रिक भी पढ़ेंगे कि बीच में अगर डाइलेक्ट्रिक प्लेट डालते हैं तो क्या होगा, कैसे होगा, क्यों होगा, वो सब भी पढ़ेंगे। पर अभी उसके बिना एप्सिलॉन नॉट ए बाय डी, यहाँ तक का ये डिस्कशन था। अब आगे ये भी एक बार मैं बता देता हूँ, फोर्स की भी बात नहीं, चलो पहले इतना लिख लो, है ना, पहले थोड़ा थोड़ा एब्जॉर्ब करो, पहले इतना एब्जॉर्ब करो, फिर अपन फोर्स की बात करेंगे। नोट करना शुरू कर दो। अच्छा, इसमें एक चीज़ और बता दूँ आगे जाकर कि ये क्वेश्चंस भी करेंगे, तब ये जरूरी नहीं कि ये रेक्टेंगुलर प्लेट्स हो, है ना, ट्रायंगुलर भी हो सकती है, सर्कुलर भी हो सकती है, डिस्क हो सकती है, मतलब बस ये है कि सेम साइज लेना है आपको, एक दूसरे से पैरेलल फेसिंग रखना है, बस इतना ध्यान रखना है।
अगर साइज़ अलग होगा तो भी उस पे हम आगे आकर क्वेश्चंस भी करेंगे। लिख लिया होगा इतनी देर में तो। आगे बढ़ते हैं अब हम लोग। अच्छा, एक और चीज़ बता दूँ, ये डेरिवेशन को हाइलाइट भी कर देना, मार्क भी कर देना, क्योंकि इम्पोर्टेंट है। अब इम्पोर्टेंट किस पॉइंट ऑफ व्यू से है? इम्पोर्टेंट है फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ बोर्ड एग्ज़ाम्स। 2 से 3 मार्क में ये डेरिवेशन जो होता है, रेलेवेंस रखता है, तो उसको मार्क करना है हमें। ज़्यादा नहीं, 2-3 मार्क का आता है करीब-करीब, पर बहुत ईज़ी डेरिवेशन है, स्कोरिंग है, कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। पहले नेट फ़ील्ड निकालोगे, नेट फ़ील्ड निकालने के बाद पोटेंशियल डिफरेंस निकालोगे, फिर उसके बाद Q इक्वल टू CV कंपेयर कर लेना। देखो, ऐसे ही 2-2 3-3 मार्क मिला-मिलाकर पासिंग मार्क बनते हैं। समझ रहे हो ना क्या कहना चाह रहा हूँ? बाकी समझदार तो सब लोग हैं ही। नोट कर लिया? क्वेश्चन करवाने हैं मुझे, और भी बहुत सारी चीज़ें बतानी हैं। चलिए, डन। आओ अब हम क्वेश्चन की तरफ प्रोसीड करें।
अरे हाँ, क्वेश्चन से पहले 2-3 चीज़ें और बतानी थी, मैं भूल ही गया। क्वेश्चन से पहले 2-3 चीज़ें हमें और बतानी है, रुक जाओ अभी क्वेश्चन नहीं करेंगे, 5 मिनट का वेट और है। पहले तो फ़ोर्स की बात करते हैं, 2 प्लेट्स के बीच में लगने वाला फ़ोर्स क्या होगा? तो देखो, जैसा कि आप लोगों ने अभी थोड़ी देर पहले ही देखा था कि एक प्लेट पर आता है पॉज़िटिव चार्ज, दूसरे पर आता है नेगेटिव चार्ज। आप खुद ही बताओ क्या होता है जब 2 अपोज़िट नेचर के चार्जेस आमने-सामने आते हैं? बताओ, आप लोग खुद ही बताओ। अट्रैक्शन होता है, रिपल्शन होता है, क्या होता है? समझदार हो आप लोग, इतना इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पढ़ चुके हो, सबको पता है। जब 2 अपोज़िट नेचर के चार्जेस आमने-सामने आते हैं, तो उनके बीच में होता है अट्रैक्टिव फ़ोर्स। मतलब ऐसा बोल दूँ इन प्लेट्स के बीच में पहली बात तो फ़ोर्स इज़ अट्रैक्टिव इन नेचर। अब सवाल है वैल्यू कितनी होगी? तो वैल्यू निकालने के लिए ये देखो कि सिर्फ़ ये जो पॉज़िटिव चार्ज है, ये कितनी फ़ील्ड बना रहा है। सिर्फ़ पॉज़िटिव चार्ज की फ़ील्ड देखो। सिर्फ़ ये देखो कि पॉज़िटिव चार्ज कितनी फ़ील्ड बना रहा है। बताओ, पॉज़िटिव चार्ज कितनी फ़ील्ड बना रहा है? सिर्फ़ अकेला पॉज़िटिव चार्ज फ़ील्ड बनाएगा सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। मैं लिख देता हूँ, ये है फ़ील्ड ड्यू टू पॉज़िटिव प्लेट। चलेगा ऐसा लिख दूँ? फ़ील्ड ड्यू टू पॉज़िटिव प्लेट और नेगेटिव प्लेट इस फ़ील्ड के चपेट में आ गई। नेगेटिव क्यों नहीं? देखो, इसी बात पर हमें एक संस्कृत का श्लोक याद आ रहा है। अगर आप लोगों की वो हो, क्या बोलते हैं, इरशाद वगैरह बोलते हैं, तो अगर आप लोगों का वो हो तो हम सुनाएँ आपको। संस्कृत का एक श्लोक था बहुत पहले, अब संस्कृत तो हमें नहीं आती। हाँ, हाँ, बिल्कुल सुना रहे हैं, बिल्कुल सुना रहे हैं। संस्कृत तो हमें नहीं आती बट उसका हिंदी में कन्वर्जन कुछ इस तरह से था, बहुत पहले सिखाया जाता था स्कूलों में कि अ, स समुद्र जो होता है वो खुद का पानी नहीं पीता है। समुद्र खुद का पानी नहीं पीता है और जिस प्रकार समुद्र खुद का पानी नहीं पीता है, जिस प्रकार पेड़ खुद के फल नहीं खाते हैं, जिस प्रकार साँप खुद को नहीं डसता है, उसी प्रकार खुद ही चार्ज की खुद की ही फ़ील्ड खुद पर ही फ़ोर्स नहीं लगाती है। खुद के ही चार्ज की खुद की ही फ़ील्ड खुद पर फ़ोर्स कैसे लगाएगी? तो अगर आप सोच रहे हो, समझो बात को। अब इस तरह मैं क्या समझाऊँ? यही था ना शायद, मेरे ख़्याल से यही था श्लोक वो, है ना? कि समुद्र स्वयं खुद का जल नहीं पीता है, पेड़ स्वयं खुद के फल नहीं खाते हैं, है ना? स्नेक अपने आप को खुद को बाइट नहीं करता है, वैसे ही साँप नहीं था क्या उसमें? अच्छा, चलो कोई बात नहीं। ठीक है, कुछ नया हो गया उसमें फिर। उसी प्रकार खुद की ही फ़ील्ड देखो, माइनस क्यू की खुद की ही फ़ील्ड खुद पे ही फ़ोर्स कैसे लगा देगी? खुद की फ़ील्ड तो दूसरे पे फ़ोर्स लगाएगी ना, वो खुद पे थोड़ी ना फ़ोर्स लगाएगी। इसलिए हम देख रहे हैं प्लस क्यू माइनस क्यू पे कितना फ़ोर्स लगा रहा है, तो उसके लिए हम प्लस क्यू की फ़ील्ड देखेंगे, ठीक है? तो फ़ील्ड ड्यू टू पॉज़िटिव प्लेट मल्टीप्लाइड बाय चार्ज ऑन राइट प्लेट। मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज ऑन राइट प्लेट कितना है बताओ? व्हाट इज़ द मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज ऑन राइट प्लेट? सिग्मा इंटू ए। सिग्मा इंटू ए इज़ मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज ऑन राइट प्लेट, ठीक है? साइन वाइज़ नेगेटिव है, मतलब अट्रैक्टिव फ़ोर्स है, मैं सिर्फ़ वैल्यू की बात कर रहा हूँ, सिर्फ़ वैल्यू देख रहा हूँ मैं। तो क्या इन दोनों को मल्टीप्लाई करने पर ये आएगा? बिल्कुल आएगा। ये आने के बाद मतलब सेम रिज़ल्ट आ रहा है ना? ये सिर्फ़ मैग्नीट्यूड ऑफ फ़ोर्स है, डायरेक्शन हमें पता है अट्रैक्टिव है, मैं सिर्फ़ मैग्नीट्यूड निकाल रहा हूँ। सिग्मा बताओ कितना होता है? सिग्मा होता है क्यू बाय ए। हाँ, बोल दो बस। सिग्मा होता है क्यू बाय ए, सबको पता है सिग्मा इज़ क्यू बाय ए। रख दो सिग्मा की वैल्यू, आपको यह रिज़ल्ट आता हुआ दिख जाएगा, क्यू स्क्वायर बाय 2a एप्सिलॉन नॉट। ये भी बोर्ड एग्जाम में 1-2 मार्क के डेरिवेशन में पूछा जाता है, डिराइव द एक्सप्रेशन फॉर फोर्स बिटवीन द प्लेट्स ऑफ अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। तब इन्विजिलेटर का मुँह मत देखना, आस-पास जो लोग सॉल्व कर रहे हैं अपनी आंसर शीट में उनका मुँह मत देखना, सिंपल सी चीज़ को याद करना जो हम लोगों ने पढ़ाया था क्लास में, ठीक है? वो साँप वाला जो श्लोक था उसको याद करना और सॉल्व करने बैठ जाना उसको। नोट करो जल्दी से इसको, फिर हम आगे देखते हैं।
नोट कर लिया? अब आपको एक एक्सप्रेशन और याद आएगा, और वो एक्सप्रेशन हम लोगों ने पढ़ा था इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में। आपको याद है हमने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में एनर्जी डेंसिटी की बात करी थी। टॉपिक एंड हो रहा था, हमने बताया था एनर्जी डेंसिटी एक ऐसा टर्म है जो हम लोग कैपेसिटर में डिराइव करेंगे। फॉर्मूला ज़रूर लिखवाया था, फॉर्मूला यूज़ भी किया था, डिराइव नहीं किया था हमने फॉर्मूला, सिर्फ यूज़ किया था। हम लोगों ने बताया था ये सिमिलर टर्म हम लोग कैपेसिटर में फिर देखेंगे, तब पढ़ेंगे, डिराइव भी करेंगे, कैसे क्या आता है, क्यों आता है। तो देखो आज हम उसी एनर्जी डेंसिटी की बात करने वाले हैं। आओ बात करें एनर्जी डेंसिटी की। तो देखो एनर्जी डेंसिटी की डेफिनेशन सबको पता है। एनर्जी डेंसिटी की डेफिनेशन, एनर्जी स्टोर्ड पर यूनिट वॉल्यूम, है ना? बिटवीन द प्लेट्स एनर्जी स्टोर्ड पर यूनिट वॉल्यूम इज एनर्जी डेंसिटी। तो एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम में मुझे बताओ कैपेसिटर के अंदर एनर्जी कितनी होगी? हाफ सी वी स्क्वायर। व्हाट इज द एनर्जी स्टोर्ड इन द कैपेसिटर? 2 दिन पहले पढ़ा था, हाफ सी वी स्क्वायर इज द एनर्जी स्टोर्ड इन द कैपेसिटर। ठीक है, तो ये एनर्जी स्टोर्ड का एक्सप्रेशन लिख दिया मैंने। व्हाट इज द वॉल्यूम ऑफ कैपेसिटर? ये जो कैपेसिटर है इसका वॉल्यूम बताओ कितना है? ये जो अंदर फील्ड है, जिस रीजन में फील्ड है, ये देख लो फील्ड इस रीजन में है, इस रीजन का वॉल्यूम बताओ। मैं कलर भी कर देता हूँ, आप लोगों को अच्छे से दिखेगा, ये वाले रीजन की बात चल रही है। बताओ इस रीजन का वॉल्यूम कितना है? एरिया ऑफ प्लेट है ए और डिस्टेंस है डी, तो वॉल्यूम हो जाएगा ए इंटू डी। हाँ बोल दो बस जल्दी से। बहुत बढ़िया, ए इंटू डी। बस वही लिखा है मैंने नीचे, वॉल्यूम इज ए इंटू डी। अब सी की वैल्यू कितनी होती है? सी की वैल्यू एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी, अभी पढ़ा था सी इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी। तो मैं नीचे लिखते जा रहा हूँ कहाँ कौन सी चीज़ यूज़ कर रहा हूँ मैं। यहाँ मैंने यूज़ करा सी इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी। इसको सिंप्लीफाई करो, हम यहाँ आ जाएंगे। यहाँ आने के बाद मैंने क्या यूज़ करा? यहाँ आने के बाद मैंने यूज़ करा v इक्वल टू ई इंटू डी। आज भी यूज़ करा था वैसे अपन ने, v इक्वल टू ई इंटू डी, या फिर ऐसा बोल दो e इक्वल टू वी बाई डी। तो v बाई डी को e रख दो, तो आपको अल्टीमेटली वही मिलेगा जिसकी आपको ज़रूरत थी। पर ये बोर्ड में नहीं है ना, हाफ एप्सिलॉन डी स्क्वायर वगैरह ये सब डेरिवेशन बोर्ड में कुछ भी नहीं है, ये हमें जेई के पॉइंट ऑफ व्यू से रिक्वायर्ड होगा। तो इसे लिखा जाए एनर्जी डेंसिटी हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर। आओ अब हम इस पर मिलकर कुछ क्वेश्चन सॉल्व करें। हो जाओ शुरू। हर क्वेश्चन में आपको 60 सेकेंड ज़्यादा नहीं मिलेंगे।
आ गया आंसर? बहुत बढ़िया। देखो सिंपल बात है, इसमें कुछ सॉल्व करने वाली बात ही नहीं थी। सी इज इक्वल टू, बस फॉर्मूले से फेमिलियर होने के लिए दिया है, फेमिलियर हो जाओ। सी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डी। डिस्टेंस मैंने क्या कितना कर दिया, आधा कर दिया, तो कैपेसिटी क्या हो जाएगी, डबल हो जाएगी। 8 से 4 कर दूंगा डिस्टेंस को, तो कैपेसिटी 10 की 20 हो जाएगी। 10 का 20 हो गया देखो। 21 दिन में पैसे डबल। वैसे यहाँ पर देखो कैपेसिटेंस डबल हो गया। पहले 10 माइक्रोफेराड था, अब हो गया 20 माइक्रोफेराड। और वैसे ये बताओ इन जनरल, आगे के क्वेश्चंस करने से पहले, कि वैक्सीन वैक्सीन लगवा लिया नहीं लगवाया अभी तक? क्या प्रोग्रेस है अभी तक वैक्सीन वैक्सीन की? हाँ, इन दोनों में तो बहुत वैक्सीन लग रहे हैं, लोगों को पकड़ पकड़ के लगा रहे हैं। अभी 17 के ही हो, 18 के नहीं हो क्या? क्या बात कर रहे हो? अच्छा, एक ही बार में 10th क्लास निकाली थी? ओह अच्छा, वही मैं सोचूं, नहीं तो। हाँ तभी 17। मासूम बच्चे, देखो इतना भी झूठ मत बोलो, इतना भी नहीं है, इतना तो हमें पता है। ठीक है, भले ही 18 के नहीं हुए हो, बट देखो ऐसे ये मासूम बच्चे हो और ये सब हो, ये सब तो हमें भी पता है, देखो है ना आपकी सच्चाई, तो ये सब मत बोला करो प्लीज, है ना। इतना झूठ मत बोला करो। रिकॉर्डिंग होने ना यार, अभी रुक जाओ। रिकॉर्डिंग होने ना, बाकी बातें बाद में करेंगे हम, ठीक है। आओ अभी हम पढ़ाई करें। या ऐसा तो नहीं कि फॉरेन वॉरेन जाने का प्लान है कि हम तो इंडियन वैक्सीन लगवाएंगे, हम तो यूएस जाके जॉनसन वाली वैक्सीन लगवा के आएंगे, हैं, सिंगल डोज वैक्सीन लगवा के आएंगे। चलो जो भी है, उम्मीद करते हैं जल्दी से जल्दी सबको वैक्सीन लग जाए और बाद में सारी चीज़ें नॉर्मल हो, वापस ऑफलाइन में पढ़ने का मौका भी मिले। करो ये क्वेश्चन ट्राई करो। हर क्वेश्चन में 60-60 सेकेंड्स लेने हैं अपने को, ज़्यादा टाइम नहीं लेना है। 60 सेकेंड्स में अपने को सॉल्व करना है इसको। लाओ अब हम सॉल्व करें। एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू नहीं पता? अरे अरे, कोई बात नहीं, हम सॉल्व कर देते हैं। देखो, C इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट A बाय डी। ये क्या दिया हुआ है? C दिया हुआ है, एप्सिलॉन नॉट इंटू A
डिवाइडेड बाय डी। डी कितना है? 5 mm। मिलीमीटर, सेंटीमीटर, मीटर। आगे तो आपको पता है, कैलकुलेशन आपको ही करना है, सॉल्व करना, एक आंसर आ जाएगा। करो, नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राई करो। फॉर्मूले से अब आप लोग फेमिलियर हो चुके हो, बस हमें 3-4 क्वेश्चन करने थे फॉर्मूले से फेमिलियर होने के लिए। मेरे ख्याल से आप फॉर्मूले से फेमिलियर हो गए हो, जल्दी लगा के आंसर बता दो कितना आ रहा है। लाओ हम ही सॉल्व कर देते हैं। हो गया? अच्छा चलो बढ़िया। देखो, अगेन फॉर्मूला है एप्सिलन नॉट ए बाय टी, है ना। और पूछा है कैपेसिटेंस कितना होगा, एप्सिलन नॉट 8.85 10⁻⁻12। एरिया होता है पाई आर स्क्वायर। आर कितना है? 5 सेंटीमीटर। देखो इस बार मैंने आपको कैपेसिटर दिया है पैरेलल प्लेट पर, डिस्क कैसी दी है? सर्कुलर डिस्क दी है ना। दो सर्कुलर डिस्क के हेल्प से मैंने पैरेलल प्लेट कैपेसिटर बनाया है। तो पाई आर स्क्वायर डिवाइडेड बाय डी कितना है? 1 mm। 1 mm मतलब 10⁻⁻3। बस हो गया, आपका आंसर आएगा फैराड में। आज कम से कम हम सीरीज कॉम्बिनेशन तक तो कर ही लेंगे। आगे थोड़ी देर में ही आपको ऐसा लगने लगेगा कि ये टॉपिक रिपीट हो जाएगा, ऐसा लगेगा आपको ये टॉपिक रिपीटेटिव है। देखो मैं आपको शायद लास्ट में भी बता चुका था, आगे थोड़ी देर बाद आपको लगेगा कि अरे ये सब चीज़ें तो अब रिपीट हो रही है, करंट, इलेक्ट्रिसिटी। और ये अब ऐसा लगेगा आपको कंट्रोल से ही कंट्रोल भी कॉपी पेस्ट है। जैसा आपके और आपके आगे और पीछे रोल नंबर वालों की कॉपी होती है ना एग्जाम में, थोड़ा थोड़ा डिफरेंस दिखता है बस, ज़्यादा डिफरेंस नहीं दिखता है। आपका रोल नंबर, आपके एक रोल नंबर बाद और आपके एक रोल नंबर पहले, ये 3 लोगों की कॉपी चेक करना कभी भी। तीनों की कॉपी में आपको, हाँ, चिंकी पिंकी मिंकी वाली सिमिलरिटी दिखेगी। चिंकी मिंकी पिंकी वाली सिमिलरिटी दिखेगी तीनों कॉपियों में, है ना। बिल्कुल वही सिमिलरिटी अब आपको ऐसा लगेगा, है ना, वही आपको ऐसी सिमिलरिटी लगेगी, अरे सर ये तो सब कुछ हम पढ़ चुके हैं। मतलब आपको क्या बोलते हैं उसको इंग्लिश में, देजा वू होगा। आपको लगेगा कि अरे ये तो हम बहुत पहले कभी किसी जन्म में पढ़ चुके हैं। आपको अपना पुराना, क्या बोलते हैं उसको, रीइंकारनेशन वाला पुराना जो होता है वो वाला याद आएगा आपका कि आपने कहीं ये पढ़ा था कभी। हाँ, तो ये सीरीज कॉम्बिनेशन, पैरेलल कॉम्बिनेशन, कोई डिवाइड होगा, किस रेशियो में डिवाइड होगा, फिर ये क्वेश्चंस आपको याद आएंगे। वैसे याद तो क्या आएगा, आप लोग रिवाइज तो करते हो नहीं,
तो याद तो तब आता है ना जब रिवाइज करते हो कुछ, रिवाइज तो कुछ करते हो नहीं, तो सब कुछ नया ही लगेगा, है ना। फिर यही सीरीज पैरेलल कॉम्बिनेशन के जितने भी मेथड्स थे, जितने भी क्वेश्चन थे, सब सेम रिपीट होंगे। वही सेम पोटेंशियल वाली मेथड आएगी, और वही व्हीटस्टोन ब्रिज आएगा, वही इनफाइनाइट सीरीज प्रॉब्लम आएगी। मतलब उसके बाद किरचॉफ लॉ भी लगाएंगे, इसके बाद भी स्लाइड है, ये अकेली स्लाइड नहीं है, ये 85 पे खत्म हो रही है। इसके बाद और भी दो उस टाइप की स्लाइड्स और हैं। तो आप ये मान के चलो उसमें किरचॉफ लॉ लगाएंगे, सर्किट सॉल्व करेंगे, बहुत मजा करेंगे, खूब मजे आएंगे तब। और पर आगे थोड़ी देर बाद आपको टॉपिक बिल्कुल सिमिलर दिखेगा। इसीलिए करंट इलेक्ट्रिसिटी पहले पढ़ाया जाता है, ताकि आपको ये सब चीजें समझ में आए। हाँ, तो ये क्वेश्चन करो जल्दी से सॉल्व। हाँ करेंगे करेंगे, अनम्यूट करेंगे, अभी नहीं कर रहे, अभी बाहर बारिश हो रही ना तेज, इसलिए किसी को अनम्यूट नहीं कर रहे। करेंगे बाद में, सबको अनम्यूट करेंगे। अभी तेज बारिश में लोगों को अनम्यूट करना डेंजरस और हार्मफुल हो सकता है, इसलिए नहीं कर रहे। लॉजिक मत ढूंढो, इसमें लॉजिक कुछ नहीं है। जिस तरह से आप लॉजिक लगाते हो ना फिजिक्स के, ये उसी तरह का लॉजिक बताया है हमने। लॉजिक मत ढूंढो इस बात में, क्वेश्चन करो आप तो। जैसा लॉजिक आप लोग फिजिक्स में लगाते हो ना, बिल्कुल वैसा ही लॉजिकल रीजन हमने आपको दिया है। बाकी तो समझदार तो हो ही। Q इक्वल टू सी वी, बस यही फॉर्मूला बचा था, इसे भी लगाई दो। सी होगा 8.85 इंटू टेन की पावर -12 एप्सिलॉन नॉट इंटू ए। एरिया कितना है 25 इंटू टेन की पावर -4, डिवाइड बाई डी कितना है 1 mm। ये हो गया सी, मल्टीप्लाइड बाय वी, मल्टीप्लाइड बाय वी कितना है 6 वोल्ट। आंसर आएगा कूलम में। आगे निपटा लेना। एनर्जी वाला फॉर्मूला भी यूज करके देख लो जल्दी से, सारे फॉर्मूले याद करवा दिए हमने आपको क्वेश्चन के फॉर्म में। जो लोग बोलते होंगे फॉर्मूले याद नहीं होते, उन्हें भी सारे फॉर्मूले अब याद हो गए होंगे। हर फॉर्मूले के ऊपर क्वेश्चंस हो चुके हैं, तो बेसिक
जितने भी फॉर्मूले होते हैं उनसे अब आप फैमिलियर हो चुके हो। इसका आंसर सी उसका एफ में क्यों, मतलब कौन सा आंसर सी कौन सा, ये तो चार्ज निकाला है हमने। चार्ज कूलम में होता है, कैपेसिटेंस फेराड में होता है। ये सी मतलब ये सी चार्ज नहीं, कंफ्यूज तो नहीं हो रहे ना, ये सी चार्ज नहीं है, ये सी क्या है, कैपेसिटेंस जो फेराड में होता है। और ये सी क्या है, ये सी जो है वो कूलम है, जो कि चार्ज होता है। तो कंफ्यूज तो नहीं हो रहे हो, या ऐसा तो नहीं कि मैं जान करके आपको कंफ्यूज कर रहा हूँ। ऐसा तो नहीं कि काफी लोग पहले कंफ्यूज ही थे, पर मैंने जब ये बताया तब और ज्यादा कंफ्यूज हो गए। हम्म, बहुत सिंपल है। आओ अब हम इस क्वेश्चन को भी निपटा दें। इस क्वेश्चन को निपटाने में ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। बड़ा ही इजी क्वेश्चन है। इनिशियल एनर्जी निकालो, हाफ सी वी स्क्वायर, हाफ सी वी स्क्वायर जूल में आएगी। फाइनल एनर्जी निकालो, मैं निकाल देता हूँ, हाफ सी वी स्क्वायर, हाफ सी वी स्क्वायर जूल में आएगी। फिर निकाल लो वर्क डन, सॉरी, इंक्रीज इन एनर्जी। इंक्रीज इन एनर्जी क्या होगा, इज इक्वल टू फाइनल माइनस इनिशियल। आगे मामला खुद ही निपटा देना। आओ अब हम बात करें कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स की। तो कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स में दो टाइप की हम कॉम्बिनेशन पढ़ेंगे, एक होगा सीरीज कॉम्बिनेशन और एक होगा पैरेलल कॉम्बिनेशन। कॉम्बिनेशन होगा कॉम्बिनेशन सीरीज कॉम्बिनेशन, और दूसरा क्या होगा, पैरेलल कॉम्बिनेशन। दोनों क्या होंगे, इंपॉर्टेंट टाइप के कॉम्बिनेशन। तो पहले हम बात करेंगे, लिखने से पहले हम बात करेंगे सीरीज कॉम्बिनेशन की। सीरीज कॉम्बिनेशन जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, सीरीज कॉम्बिनेशन में दोनों कैपेसिटर्स को सीरीज में कनेक्ट किया जाएगा, ऑब्वियसली तभी नाम दिया है सीरीज कॉम्बिनेशन। तो जैसा कि आप लेफ्ट डायग्राम में देख सकते हो कि दो कैपेसिटर हैं C1 C2, और दोनों को हमने कनेक्ट करा है सीरीज में। याद करो जब रजिस्टर को हम सीरीज में कनेक्ट करते थे तो क्या होता था। जब रजिस्टर्स को मैं सीरीज में कनेक्ट करता था तो चार्ज सेम होता था, हर एक रजिस्टर में चार्ज सेम होता था। तो अलग क्या होता था, अगर सॉरी, हर एक रजिस्टर से करंट सेम होता था। जब भी मैं रजिस्टर्स को सीरीज में कनेक्ट करता था, जब भी मैं दो रजिस्टर्स को सीरीज में कनेक्ट करता था तो हर एक रजिस्टर से करंट सेम होता था, पोटेंशियल डिवाइड होता था। यहाँ पर भी जब मैं दो कैपेसिटर्स को सीरीज में कनेक्ट करूंगा तो क्या सेम होगा, यहाँ पर भी जब मैं दो कैपेसिटर्स को सीरीज में कनेक्ट करूंगा तो करंट की जगह चार्ज सेम होगा, क्या डिवाइड होगा, पोटेंशियल डिवाइड होगा। तो जैसा कि आप लोग डायग्राम में देख सकते हो, दोनों कैपेसिटर सीरीज में कनेक्टेड हैं, सेम चार्ज आएगा, प्लस क्यू माइनस क्यू, प्लस क्यू माइनस क्यू, चार्ज सेम आता है। डिवाइड क्या होता है, डिवाइड होता है पोटेंशियल, V1 और V2। ठीक है। अब इक्विवेलेंट का मतलब क्या होता है, इक्विवेलेंट का मतलब होता है सर्किट में इन दोनों पॉइंट्स के बीच में, ये देख लो दो पॉइंट्स, इन दोनों पॉइंट्स के बीच में इन दोनों कैपेसिटर्स को हटाकर हम एक ऐसा कैपेसिटर लगा दें
कैसा कैपेसिटर लगा दें? एक ऐसा कैपेसिटर लगा दें जो सेम बैटरी से सेम टोटल चार्ज एक्वायर करे, सेम चार्ज एक्वायर करे। कैपेसिटर जस्ट अपोजिट ऑफ रेजिस्टर, नहीं 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 नहीं, जस्ट अपोजिट ऑफ रेजिस्टर नहीं है, फॉर्मूले एक दूसरे के थोड़े अपोजिट आएंगे बट सब एलिमेंट्स अलग हैं, ऐसा कुछ नहीं बोलना है। ऐसा कोई कुछ नहीं बोलना है कि कैपेसिटर जस्ट अपोजिट ऑफ रेजिस्टर्स, कोई साइंटिफिक बैकग्राउंड के बिना कोई भी चीज़ मत बोला करो। ठीक है, कुछ भी उल्टी सीधी चीज़ें मत बोला करो, गंदी बातें मत करा करो। ठीक है, कैपेसिटर कैपेसिटर होता है, रेजिस्टर रेजिस्टर होता है, दोनों एक दूसरे के अपोजिट बिल्कुल नहीं होते, ध्यान रहे इस बात का। ठीक है, दोनों का यूज अलग होता है, रजिस्टर करंट को अपोज करने की कोशिश करता है, कैपेसिटर एनर्जी स्टोर करने की कोशिश करता है, दोनों ही बिल्कुल अलग चीजें होती है। आप तो वो देखो जिस उस पर फोकस करो जो हम बता रहे हैं अभी। दो कैपेसिटर C1 C2 मैंने सीरीज में कनेक्ट करे हैं, दोनों में चार्ज सेम है। सबसे पहले फर्स्ट कैपेसिटर के लिए बताओ क्या लिखूंगा? फर्स्ट कैपेसिटर के लिए लिखूंगा मैं Q = C × V। फर्स्ट कैपेसिटर के लिए मैं लिखूंगा Q = C1 × V1। तो यहाँ से V1 कितना आएगा? Q/C1। वैसे ही सेकंड कैपेसिटर के लिए मैं लिखूंगा Q = C2V2। तो यहाँ से V2 कितना आएगा? अभी जो कॉम्बिनेशन था ये वाला, जो अल्टीमेट कॉम्बिनेशन आपने बनाया था, इसके लिए आप क्या लिखोगे? Q = C equivalent × V। तो यहाँ से V कितना आएगा? Q/C इक्विवेलेंट। अब एक काम करो, जरा फर्स्ट डायग्राम को देखो। बैटरी का जो पोटेंशियल है, थोड़ा सा पोटेंशियल C1 को मिलेगा, बचा हुआ पोटेंशियल C2 को मिलेगा, वही जैसे रजिस्टर में होता था सीरीज में। थोड़ा पोटेंशियल फर्स्ट रजिस्टर के पास, थोड़ा पोटेंशियल सेकंड रजिस्टर के पास, सीरीज कॉम्बिनेशन में। वैसे ही यहाँ पर क्या होगा? V = V1 + V2। अब एक काम करो, ये इक्वेशन 1 2 और 3 से ये जो वैल्यूज आ रही है उसको इक्वेशन 4 में रख दो। कहाँ रखें? जगह तो यही नहीं कहीं। 1 2 3 एंड 4 देखो, फ्रॉम इक्वेशन 1 2 3 एंड 4 बताओ क्या आएगा? Q/C इक्विवेलेंट = Q/C1 + Q/C2। यहाँ से आपको रिजल्ट मिलेगा 1/C इक्विवेलेंट = 1/C1 + 1/C2। देखो क्या आ रहा है ये फॉर्मूला, जो रजिस्टर के पैरेलल में था वो फॉर्मूला यहाँ सीरीज में आ रहा है, बस इतना डिफरेंस है, ध्यान रखना। बाकी सारे क्वेश्चन का मेथड सब कुछ सेम होगा, बस वहाँ के पैरेलल का फॉर्मूला यहाँ सीरीज में लगाना, वहाँ के सीरीज का फॉर्मूला यहाँ पैरेलल में लगाना। नोट करने से पहले 2 3 पॉइंट्स पहले मैं बता दूं। सीरीज कॉम्बिनेशन में रजिस्टर्स में करंट सेम होता था, कैपेसिटर में चार्जेस सेम होंगे। अगर सिर्फ दो ही कैपेसिटर सीरीज में कनेक्टेड हैं तो हम ये वाला फॉर्मूला याद रखेंगे, जैसे वो लिखते थे ना पैरेलल में R1 R2/R1 + R2, वही फॉर्मूला है। सिमिलरली अगर n कैपेसिटर्स हैं, दो से ज़्यादा हैं, 3 4 5 जितने भी हैं, फॉर्मूले को एक्सटेंड करना है बस, और कुछ मत करो, सिर्फ इस फॉर्मूले को एक्सटेंड करते जाओ। ठीक है, और इसके बाद सीरीज कॉम्बिनेशन में आपको ये भी पता होगा यहाँ पर कि जो सी इक्विवेलेंट आएगा वो आएगा स्मॉलर देन द स्मॉलेस्ट। क्या आएगा? स्मॉलर देन द स्मॉलेस्ट। कहने का मतलब ये है, अ, जैसे आपको एक एग्जांपल बताता हूँ, वहाँ पे आते रेजिस्टर्स में 5 ओम, 10 ओम, 2 ओम, 7 ओम, इन सब का रिजल्टेंट क्या आता था? 2 ओम से भी कम, अगर पैरेलल में होते थे। वही चीज़ यहाँ पे आपको सीरीज में देखने मिलेगी। अगर ये सब सीरीज में कनेक्टेड हैं, अगर ये सब सीरीज में कनेक्टेड हैं तो रिजल्ट क्या आएगा? सी इक्विवेलेंट विल बी <<2 ओम, सॉरी <<2 फैराड या माइक्रोफैराड, जो भी यूनिट यूज करते हो। प्रूफ बताता हूँ इसका आपको, देखो इंटरेस्टिंग लगेगा प्रूफ, बहुत सिंपल मैथमेटिकल प्रूफ है। ये सीरीज कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला है, ये सीरीज कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला है। इसमें से कोई एक कैपेसिटर सबसे स्मॉलेस्ट होगा, वो अलग लिख दो। इनमें से सबसे एक वैल्यू सबसे स्मॉलेस्ट होगी, उसको अलग लिख दो, 1/C स्मॉलेस्ट। और बाकी जितनी भी वैल्यूज हैं उनको सबको ऐड करने पर एक नंबर मिलेगा, उसको मैक्स बोल देता हूँ। समझ रहे हो बात को? बाकी जितनी भी वैल्यूज हैं, 1/C1 + 1/C2 + 1/C4 1/C5, सबको ऐड करने पर एक्स मिलेगा। अब देखो आप क्या कर रहे हो, इसको ऐसा लिख सकते हो A = B + C।
1/c में कुछ ऐड करने पर आपको 1/c इक्विवेलेंट मिल रहा है, तो इसका मतलब आपको पता है कौन ज़्यादा होगा, कौन कम होगा? बताओ कौन ज़्यादा होगा? अगर आप b में कुछ ऐड कर रहे हो c, तब जाके आपको a मिल रहा है, तो ऑब्वियस सी बात है a इज़ ग्रेटर देन b। सेम केस यहाँ पर कौन ज़्यादा होगा, क्योंकि इसमें 1/c स्मॉलेस्ट में मैं x ऐड कर रहा हूँ, तब जाके मुझे 1/c मिल रहा है, तो 1/c इज़ ग्रेटर देन 1/c स्मॉलेस्ट। और अगर 1/c स्मॉलेस्ट से ज़्यादा है, तो उसका मतलब c इक्विवेलेंट क्या होगा, इज़ लेस देन इवन द स्मॉलेस्ट पॉसिबल वैल्यू। ये इसका सिंपल मैथमेटिकल प्रूफ भी हो सकता है। हालांकि प्रूफ कोई पूछेगा नहीं, बोर्ड वालों को चिंता होती नहीं है, जेई मेंस और एडवांस वाले आपसे प्रूफ पूछ नहीं सकते। बस ये आप लोग एक अंडरस्टैंडिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से क्लियर होना चाहिए कि हमने क्या करा और प्रूफ कैसे करा। अभी कुछ और पॉइंट्स भी हैं, कुछ और पॉइंट्स भी हैं, बट उससे पहले हम यहाँ तक पहले लिख लेंगे, फिर कुछ और पॉइंट्स ऐड करेंगे। इसे नोट कर लिया जाए। सबसे पहला सीरीज कॉम्बिनेशन।
स्पेशल पॉइंट्स भी लिख लो। स्पेशल पॉइंट्स में टोटल अभी तक हम लोगों ने 4 स्पेशल पॉइंट्स देखे हैं। ये 4 स्पेशल पॉइंट्स देखे हैं। अभी बिगनर बॉक्स 1 के लिए बस एक टर्न का वेट और करना। वैसे आप ट्राई कर सकते हो, बहुत सारे क्वेश्चन तो हो जाएंगे। कुछ हो सकता है पहले पेड के 2-3 क्वेश्चंस ना हो, बाकी आप ट्राई कर सकते हो, मैक्सिमम पॉसिबल क्वेश्चंस हो जाएंगे। नेक्स्ट टर्न पर हम इसकी प्रैक्टिस शीट 1 देंगे आपको। नेक्स्ट टर्न पर ये सब कुछ कंप्लीट हो जाएगा तो हम आपको इसकी प्रैक्टिस शीट नंबर 1 और असाइनमेंट नंबर 1, जो इसकी कैपेसिटी की प्रैक्टिस शीट 1 और असाइनमेंट 1 है, वो हम इसको नेक्स्ट टर्न पे प्रोवाइड करेंगे। मतलब थर्सडे के दिन ये, और साथ में बिगनर बॉक्स 1, उतनी थ्योरी हमारी कंप्लीट हो जाएगी बिगनर बॉक्स 1 तक की। ठीक है। बाकी एससीवी से पीरियड करके जितने एग्जांपल्स कर पाते हो उतने कर सकते हो कंप्लीट, जितने सॉल्व एग्जांपल एक्सरसाइज से क्वेश्चंस कर सकते हो कंप्लीट, उतने कर लो। चलो ठीक है, इसको यहाँ पे पॉज कर रहे हैं। आगे नेक्स्ट टर्न पर इसी को एक्सटेंड करेंगे और फिर पैरेलल कॉम्बिनेशन की बात करेंगे। ठीक है। और फिर सर्किट सॉल्विंग सीखेंगे। चलो फिर कल मिलते हैं। गुड बाय एंड टेक केयर।